1 से 7 अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिलान करने के लिए ही आएगा तो इससे ज़्यादा और फैक्ट पूछे नहीं जा सकते। मैनहट्टन प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में रहा। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट था द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने बनाया था। इसमें यूएसए के अलावा यूके और कनाडा भी शामिल थे इस परियोजना में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पहला परमाणु बम बनाने का जो कार्यक्रम था अमेरिका का, उसी को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के रूप में कहा जाता है। अभी हाल ही में ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट चर्चा में आया, इसलिए इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। कुछ महीने पहले इसमें ओपेनहाइमर नामक एक फिल्म भी आई थी, हॉलीवुड मूवी आई थी। आपको बता दें कि ये ऐसा प्रोजेक्ट था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें 1,25,000 से भी अधिक लोग शामिल थे। प्रोजेक्ट के जो वैज्ञानिक निदेशक थे वे थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्हीं के नाम से ये मूवी आई थी। इस्माइल हानिया हमास के प्रमुख थे। इनको हाल ही में जायोनी हमला मतलब ये जो ईरानी हैं या फिर इजराइल के जो विरोधी हैं ना, इजरायली हमले को जायोनी हमला या एक प्रकार का आतंकवादी हमला ही कहते हैं। तो यहूदी या इजरायली हमले, जिसको जायोनी हमला भी कहा जाता है, हमास प्रमुख की इसमें हत्या कर दी गई। कहाँ पे? ईरान की राजधानी तेहरान में। हमास क्या है? ये फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन है। अमेरिका सिंगापुर के मध्य हाल ही में परमाणु असैन्य सहयोग अर्थात शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु सहयोग समझौता हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। किसके मध्य? अमेरिका और सिंगापुर के मध्य। इसे 123 समझौता भी कहा जा रहा है। 123 क्या है, 123 क्या है? तो 123 एग्रीमेंट अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 को संबोधित करता है। तो 123 क्या है? ये धारा 123 है, सेक्शन 123 है अमेरिकी परमाणु ऊर्जा एक्ट का। ये जो समझौता हुआ है 30 वर्षों के लिए लागू होगा। उत्तर प्रदेश में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध संशोधन विधेयक 2024 हाल ही में पारित किया गया। इसमें अधिकतम सजा का प्रावधान कितना रखा गया है? आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है। पुस्तक कॉल ऑफ द गिर्स लैंडस्केप एंड कंजर्वेशन नीड्स, ये परिमल नाथवानी की पुस्तक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो कॉल ऑफ द गिर्स लैंडस्केप एंड कंजर्वेशन नीड्स परिमथ नाथवानी की है। इसमें गिर सिंह के संरक्षण के बारे में एक अलग अध्याय है। महत्वपूर्ण, बड़ी रोचक पुस्तक है, आपको समय मिले तो जरूर पढ़िए। नई दिल्ली में भारत मंडपम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा युग युगीन भारत संग्रहालय जो नई दिल्ली में बनने वाला है, इस पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। संस्कृति मंत्री है जो भारत के। नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ। युग युगीन भारत संग्रहालय दोस्तों, ये दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसके तहत नई संसद भी है, इसका एक हिस्सा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। ठीक है, याद रखिएगा, युग युगीन भारत संग्रहालय। भारत विश्व में एल्यूमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। चीन का पहला स्थान है। तो एल्यूमिनियम में कैसा स्थान भारत का? सेकंड पोजीशन पे इंडिया पहुंच गया है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में। एशियाई विकास बैंक हाल ही में चर्चा में रहा। भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। किसने? एशियाई विकास बैंक ने। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह वाद हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। यह वाद, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस वाद में आया है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। यह फैसला 6-1 से सुनाया गया, अर्थात 6 लोग फैसले के पक्ष में, वहीं मात्र एक जो जज है जो कि जिनका नाम न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी हैं, उन्होंने विपक्ष में अपना मत दिया।
बहुमत से फैसला होता है, तो 6-1 के बहुमत से ये निर्णय आया है। इस निर्णय में क्या 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 कहा गया है? राज्यों को कोटा के लिए, आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए एससी अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त फैसले में क्या क्या खास बातें रहीं? राज्य किसी उपवर्ग के लिए, उपवर्ग मतलब जैसे एससी में उपवर्गीकरण किया गया, ठीक है, इसमें कुछ जातियों को रखा गया, इसमें कुछ जातियों को रखा गया, आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई, तो इसमें जो आएंगे उनको ज़्यादा आरक्षण की आवश्यकता है, तो इनको 30% दे दिया या 40% दे दिया। किसमें? जितने सीटें आरक्षित है उसमें, इस इनको कम दे दिया और को और कम दे दिया, इस तरीके से किसी को भी 100% नहीं दिया जाएगा, निर्णय में कहा गया है। दूसरा है उपवर्गीकरण अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित है। किस अध्ययन पे? अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है उपवर्ग, ये स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा तो उपवर्गीकरण करने की राज्य की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन, अर्थात मनमानी पूर्ण नहीं होगा। अगर कोई याचिका दायर करता है कि मनमानी पूर्ण किया गया है, सही नहीं है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा। अगला क्या बात कही कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, समता का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि समानता लाने के लिए असमान व्यवहार करना युक्त युक्ति आधार पर उचित हो जाता है। ठीक है। भारत वियतनाम के मध्य हाल ही में समझौता हुआ है समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी के लिए। ये समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर बनाया जा रहा है? लोथल में। ध्यातव्य है कि लोथल गुजरात में स्थित, भोगवा नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, और हड़प्पा कालीन गोदीबाड़ा भी यहाँ पर स्थित था। बंदरगाह भी, यहाँ बंदरगाह की उपस्थिति का पता यहाँ से चलता है। तो समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी के लिए भारत ने वियतनाम के साथ हाल ही में साझेदारी में समझौता किया है, साझेदारी के लिए। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल गई है। यह सम्मान पाने वाला यह चौथा भारतीय शहर है। अन्य 3 जो भारतीय शहर हैं ये सम्मान पाने वाले, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर इसके पहले पा चुके हैं। विश्व शिल्प परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। अच्छी बात यह है कि विश्व शिल्प परिषद जिस वर्ष स्थापित हुआ था उसी वर्ष भारतीय शिल्प परिषद भी स्थापित हुआ था, और इन दोनों की स्थापना कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि भारतीय थी, ये विश्व शिल्प परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। इसके बाद भारतीय शिल्प परिषद के स्थापना के लिए भी ये उत्तरदायी रही। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसकी खास बात क्या रही कि भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रहा वर्ष 2022 के 55 बिलियन डॉलर से घट करके कितना हो गया है? 51 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके बावजूद एक बात ध्यान रखिएगा कि टॉप शीर्ष 10 जो देश हैं इस बार जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में, कृषि निर्यात में, उनमें से 7 का जो निर्यात है वो घटा है, उसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो बावजूद इसके भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है। तो 8वां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है भारत विश्व का। शीर्ष 10 निर्यातक देशों में 7 में गिरावट दर्ज की गई। केवल 3 देश रहे, ब्राजील, यूरोपीय संघ, इसको आप देश मान के चलिए, और थाईलैंड। इनमें सिर्फ ये ऐसे देश रहे 3 जिनमें वृद्धि दर्ज की गई। इस रिपोर्ट में यूरोपीय संघ को एज अ कंट्री रिपोर्ट किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। ये तीनों शीर्ष 10 में स्थित ऐसे 3 देश हैं जिनमें कृषि निर्यात में वृद्धि देखी गई। शीर्ष 10 की जो विश्व कृषि निर्यात में हिस्सेदारी है 71.9% की है, जो शीर्ष 10 के देश हैं। पहले स्थान पे कौन है कृषि निर्यात में? यूरोपीय संघ। दूसरे स्थान पे यूएसए अमेरिका है। तीसरे स्थान पे ब्राजील है। चौथे स्थान पे चीन है। अब भारत का स्थान किसरा है? 8वां है।
मोर अभयारण्य हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आदि चुंचनगिरी जो कि कर्नाटक में स्थित है और चुलन्नुआर जो कि केरल में स्थित है, इन दो स्थानों पे नए मोर अभयारण्य घोषित किए गए हैं। कहाँ कहाँ? आदि चुंचनगिरी कर्नाटक और चुलन्नुआर केरल। यामिनी कृष्णमूर्ति फेमस शास्त्रीय नृत्यांगना, भारत की क्लासिकल डांसर थी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी इन नृत्यों की माहिर ये नृत्यांगना थी। 83 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको भारत रत्न छोड़ करके बाकी के तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, इसके अलावा अन्य जो पुरस्कार होते हैं विश्व और भारत स्तर पे इन्होंने जीते हैं। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित यह बांध है। ध्यान रखिएगा, कृष्णराज सागर बांध। ऑप्शन में कृष्णा नदी रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये कावेरी नदी पर स्थित बांध है। हाल ही में इस बांध बाढ़ आने, बारिश की वजह से बांध का पानी जो है ज्यादा इसका रिसाव हुआ, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, तो चर्चा में आया ये। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कृषि अर्थशास्त्रियों, एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनके 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये इंडेक्स जारी होता है। 119 देशों में भारत का जो स्थान है 39वां है। पहले स्थान पे अमेरिका है, फिर स्पेन, फिर जापान, फिर फ्रांस और 5वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। अंशुमान गायकवाड़ फेमस भारतीय क्रिकेटर थे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। इनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉब रे कनाडा के राजदूत हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कनाडा के राजदूत, भारत में नहीं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसोक के अध्यक्ष चुने गए। कौन? बॉब रे। कनाडा के हैं, याद रखिएगा ये बात। एक्सियोम, एक्सियोम इंक एक कंपनी है, उसी का एक निजी अंतरिक्ष मिशन होता है जिसका नाम एक्सियोम रखा जाता है। तो ये चौथा निजी प्रक्षेपण यान है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन में जाएगा। एक्सियोम 4 इसका नाम रखा गया है इसीलिए। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में एक मिशन की घोषणा की थी, इसी एक्सियम 4 मिशन की। ये मिशन इसरो और नासा इन दोनों के मध्य एक समझौता है, इन दोनों के द्वारा मिल करके किया जा रहा है। इसके लिए भारत ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है भेजने के लिए। किसे किसे? शुभांशु शुक्ला को जो कि पायलट के तौर पर जाएंगे, प्रशांत बालाकृष्णन को जो कि बैकअप पायलट के रूप में जाएंगे। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के नए महानिदेशक चुने गए हैं, डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, बीएसएफ के बनाए गए हैं, इनको नियुक्त हुए हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया हिंसा की वजह से, फिर भारत आ गई। हिंसा का मूल कारण क्या रहा? मुक्ति संग्राम जो हुआ था 1971 में, उसमें जितने लोग उस समय मुक्ति संग्राम में शामिल थे स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, और उनके जो बेटे नाती पोते ये सब थे उनको आरक्षण दिया जा रहा था 30%। उसी को लेकर के विवाद थे। कोर्ट के हालिया निर्णय आए उस पर, उसके बाद विवाद शांत नहीं हुआ, बढ़ता गया। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तमाम कॉन्स्पिरेसीज भी और उसकी थ्योरीज भी चल रही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, और अभी ये मामले चल ही रहे हैं। कुल मिलाकर के आप इनसे परिचित रहिए। चंडीगढ़, यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए निम्नलिखित ऐप लॉन्च किए गए हैं। तो ये ऐप गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन? ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। कहाँ पे? चंडीगढ़ में, अमित शाह के द्वारा। जर्मनी अमेरिकी नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमांड यूएनसी का 18वां सदस्य बन गया है। संयुक्त राष्ट्र कमांड की बात करें तो युद्ध की स्थिति में दक्षिण कोरिया की, जब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पे हमला करे तो दक्षिण कोरिया की हमला के लिए, दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई है।
यूएनसी एक सैन्य बल है, मिलिट्री फोर्स है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सामूहिक सुरक्षा पर यह आधारित है। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत ये कहता है कि एक देश पे हमला उस संगठन के या उस समूह के प्रत्येक देश पे हमला समझा जाएगा। तो अगर दक्षिण कोरिया पे हमला होता है तो पूरे यूएनसी के जो देश हैं, सदस्य देश, उन पे हमला समझा जाएगा और फिर उसका ये मुकाबला करेंगे। ठीक है। तो 7 जुलाई 1950 को ही यूएनसी की स्थापना की गई थी। 18वां सदस्य कौन बना है? जर्मनी बना है। झूमुर, झूमर नृत्य नहीं, झूमर नृत्य राजस्थान वाला है, वो अलग है। झूमुर नृत्य, इसी इन्हीं सब शब्दों से आप कंफ्यूज होते हो। असम की चाय जनजातियों का एक नृत्य है, फेमस नृत्य है। कहाँ की? असम की जो चाय जनजातियां हैं उनका नृत्य है झूमुर नृत्य, इसका नाम है। यह झूमर नृत्य राजस्थान के नृत्य से अलग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की राजकीय यात्रा पर गई। वहां पर फिजी का इनको सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी की राजधानी सुआ है, इसकी मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है फिजी के? विलियामे कटोनिवेरे। तरंग शक्ति 2024 भारत का पहला बहुपक्षीय वायुअभ्यास है जिसको भारतीय वायुसेना आयोजित कर रही है। इसमें 30 देश शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु के सुलार में अभी ये पहला चरण आयोजित हो रहा है, इसका 2 चरणों में आयोजित होना है। पहला सुलार तमिलनाडु में 6 से 14 अगस्त तक चल रहा है ये। वहीं दूसरा जोधपुर राजस्थान में होगा 29 अगस्त से 14 सितंबर के मध्य। ठीक है। 7 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को 2015 से मनाने की इसकी शुरुआत हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसकी थीम इस बार की क्या है? सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर। हरियाणा पहला राज्य बना भारत का जिसने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। यह घोषणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई। ऐसा करने वाला देश का ये पहला राज्य हो जाएगा। 23 की 23 फसलें जिस पर एमएसपी जारी होता है उन सभी के लिए, उन सभी को खरीदने की घोषणा कर दी है हरियाणा ने। गोवा में विधानसभा सीटें 40 हैं, जहां पर आपवादिक रूप से 60 होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन गोवा में 40 ही है। अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं उनके लिए सीटें आरक्षित नहीं हुई थी अभी तक। उन्हीं का प्रावधान करने के लिए हाल ही में संसद में, लोकसभा में विधेयक पेश किया गया जिसमें निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वहां पर आकलन करवाए, आकलन करने की शक्ति दे दी गई है। अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं गोवा की? कुनबी, गावड़ा, वेलिप, धोड़िया, जिनको हलपति और नायकदा भी कहा जाता है। इनमें हलपति और नायकदा भी आते हैं धोड़िया में, और सिद्धी। ये प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं। कहाँ की? गोवा की। याद रखिएगा, आ सकता है प्रश्न। धारा 77A हाल ही में चर्चा में रहा। सबसे पहली बात रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, पंजीकरण अधिनियम 1900 1908। तो पंजीकरण एक्ट 1908 की धारा 77A से संबंधित है ये सेक्शन 77A, जिसको हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि पंजीकरण एक्ट जो ये अधिनियम था, इसमें वर्ष 2022 में राज्य संशोधन, अर्थात तमिलनाडु में संशोधन किया गया था। राज्य संशोधन था ये, सिर्फ तमिलनाडु में ये लागू था। धारा 77। पहली बात, जो खंड जिला रजिस्ट्रार होता है उसको संपत्ति के दस्तावेजों को रद्द करने की अतिरिक्त शक्ति देता था, जिसको कि धारा 77A के तहत चैलेंज किया गया था। इसमें धारा 77A को अनावश्यक बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। अनावश्यक बताया और असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल 936 किलोमीटर की 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिली है। 936 किलोमीटर की 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए
कितने किलोमीटर की कुल होगी ये? 936 किलोमीटर की। कितनी? 8। कितने बजट का प्रावधान किया गया है? 50,000 करोड़ के बजट का प्रावधान इसके लिए किया गया है। ये कौन कौन से हैं? कुछ 8 लेन है, कुछ 6 लेन है, कुछ 4 लेन्स हैं। अयोध्या रिंग रोड 68 किलोमीटर का। गुवाहाटी बाईपास 121 किलोमीटर का। थराद से अहमदाबाद कॉरिडोर 214 किलोमीटर का। आगरा से ग्वालियर कॉरिडोर 88 किलोमीटर का। नासिक फाटा पुणे कॉरिडोर 30 किलोमीटर का। कानपुर रिंग रोड 47 किलोमीटर का। खड़गपुर मोरग्राम 231 किलोमीटर का। और रायपुर रांची कॉरिडोर 137 किलोमीटर का। इसमें 8 लेन का कॉरिडोर कौन सा है? पांचवा, ये नासिक फाटा पुणे। 6 लेन कॉरिडोर कौन है? तीसरा, चौथा और छठा, अर्थात थराद से अहमदाबाद कॉरिडोर, चौथा मतलब आगरा से ग्वालियर कॉरिडोर, और छठा अर्थात कानपुर रिंग रोड। ये सभी क्या है? 6 लेन है। 4 लेन कॉरिडोर्स कौन कौन है? अयोध्या रिंग रोड, ठीक। सातवां अर्थात खड़गपुर मोरग्राम 231 किलोमीटर का है ये। रायपुर रांची कॉरिडोर 137 किलोमीटर का है ये। और दूसरा वाला गुवाहाटी बाईपास उत्तरी गुवाहाटी के पास ये स्थित है, 121 किलोमीटर का। इसमें सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा बन रहा है? 231 किलोमीटर का खड़गपुर मोरग्राम। और इनमें सबसे छोटा कॉरिडोर कौन सा है? ये 30 किलोमीटर का नासिक फाटा पुणे कॉरिडोर। KIIT-DU कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड विश्वविद्यालय है, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसोक से इसे विशिष्ट विशेष परामर्शदात्री दर्जा हाल ही में प्राप्त हुआ है। किस संस्था को प्राप्त हुआ? KIIT-DU डीम्ड यूनिवर्सिटी को। नई दिल्ली में हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन आयोजित हुआ। इस तरह का पहला सम्मेलन 1949 में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आयोजित हुई। कहाँ पर? जकार्ता में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA की संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आयोजित हुई। AITIGA अर्थात आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता, ये कब स्थापित हुआ था? वर्ष 2019 में स्थापित हुआ था। नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री श्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। 9 राज्यों में हाल ही में नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। कहाँ कहाँ? झारखंड में संतोष गंगवार, सिक्किम में OP माथुर, राजस्थान में हरिभाऊ किशन राव बागड़े, तेलंगाना में जिष्णुदेव वर्मा, मेघालय में CH विजयशंकर, छत्तीसगढ़ में रमन डेका, महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन, पंजाब में गुलाब चंद कटारिया, असम में लक्ष्मणाचार्य। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 अगस्त से 14 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। मोहम्मद यूनुस आजकल काफ़ी चर्चा में है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। 2006 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ग्रामीण बैंक, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे ले जाने में इन्होंने काफ़ी भूमिका अदा की है, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं मिला था इनको पीस प्राइज़ मिला था नोबेल का। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। वहाँ की जो अस्थिर सरकार है उसका प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा संसद में एक बयान दिया गया। ये बयान रीन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में है, अक्षय ऊर्जा के संबंध में है। ये क्या है? इसके महत्वपूर्ण आंकड़े। भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता, जो इस्टेब्लिश्ड रीन्यूएबल एनर्जी पावर है, कैपेसिटी है भारत की, पिछले एक दशक में 165% ये बढ़ गई है, जो कि 2014 में 76.38 गीगावाट थी। 2024 में ये बढ़कर कितनी हो गई है? 203.1 गीगावाट हो गई है। इसके अलावा भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं पवन ऊर्जा में भारत का स्थान विश्व में चौथा है।
सौर ऊर्जा में भारत का स्थान विश्व में 5वां है। 203.1 गीगावाट में 85.47 गीगावाट सौर ऊर्जा है। 46.93 गीगावाट बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 46.66 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता है। 10.95 गीगावाट जैव ऊर्जा क्षमता है। वहीं 5 गीगावाट लघु जल विद्युत शामिल हैं। इसी क्रम में याद रखिएगा, छोटे से बड़ा मतलब कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम। स्थापित क्षमता में, इस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी में तापीय ऊर्जा का जो हिस्सा है वो 2014 में 67.69% था। भारत में इसका जो परसेंटेज था लगभग 70% था। वो 2024 में घटकर कितना हो गया है, 54.46% हो गया है। गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 32.30% से बढ़कर के 45.54% हो गई है। तो गैर जीवाश्म रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है, ये जो ऊर्जा क्षमता है वो बढ़ रही है। तापीय ऊर्जा का हिस्सा इसीलिए घट रहा है, यही कारण है। सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 के 2.82 गीगावाट से बढ़कर जून 2024 में 85.47 गीगावाट हो गई। तो ये लगभग 30 गुना की वृद्धि हुई है इस क्षमता में, सौर ऊर्जा क्षमता में। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का बजट आवंटन पिछले वर्ष 10,000 करोड़ रुपए था, जो कि दोगुना होकर इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक 500 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ट्राइबल डे के रूप में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1982 में ये मनाने की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1925 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसलिए 9 अगस्त को याद किया जाता है। वो था काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले इसे काकोरी कांड कहा जाता था। 2021 में यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया। लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पे एक गांव है, जहां पे एचआरए के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स के द्वारा, जिसमें 10 क्रांतिकारी इस गतिविधि में शामिल थे, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो सरकारी खजाना था, ट्रेन से जा रहा था, उसको लूट लिया गया था। शाहजहांपुर की बैठक में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये योजना बनाई गई। ध्यान रखिएगा, योजना के निर्माणकर्ता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने सहारनपुर लखनऊ, जो कि 8 डाउन ट्रेन पैसेंजर थी, इसका चेन खींचा था। किसने? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने ट्रेन खींचा था इसका। बाकी के सहयोगी जो थे, 9 अन्य जो लोग थे, उन्होंने सरकारी खजाना लूटा और भाग गए। इस बीच कुछ लोगों ने सुरक्षा का भी काम किया, तो कई लोगों की अलग अलग भूमिका थी। कुल मिलाकर ये काम हुआ। दुर्घटना क्या क्या हुई इसमें? दो दुर्घटनाएं हो गई, जिस वजह से सरकार को कड़ी कार्रवाई का एक आधार भी मिला, और दूसरा कि शिनाख्त भी हो सकी, सबूत भी मिल सका। क्या थी घटनाएं? मनमथ नाथ गुप्त, इन्होंने गलती से, बड़े जोश में आ गए थे, इन्होंने ट्रिगर दबा दिया। जर्मन पिस्टल थी, जर्मन रिवॉल्वर थी, सॉरी, और बहुत ही अलग तरह की थी, बहुत खतरनाक थी उस समय। तो गलती से ट्रिगर दबा दिया, जिससे एक यात्री की मृत्यु हो गई थी। दूसरा क्या हुआ था? खजाना लूटने में प्रयुक्त जो चादर आई थी, खजाना लूटने में उनका प्रयोग किया गया था, गलती से एक चादर छूट गई थी, जिस पर धोबी का निशान जो लगा था, उससे पुलिस को यह पता चल गया कि यह शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। आगे शिनाख्त करने पर ये बयान आदि में सामने आया, डरा धमका कर जब पूछा गया तो पता चल गया कि कौन लोग इसमें शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र 10 में से ऐसे व्यक्ति थे जिनको पुलिस पकड़ नहीं पाई, आजीवन नहीं पाई, उनको जिंदा रहते कभी पकड़ ही नहीं पाई, जब से उन्होंने शपथ ली थी। 6 अप्रैल 1927 को ये फैसला आया था इनके संदर्भ में, और ज़्यादातर लोग, 4 लोगों को फांसी हो गई और कई को कठोर से कठोर सजा मिली। कम से कम 40 लोग इसमें अभियुक्त बनाए गए थे इस केस में। 4 को फांसी जो हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी याद रखिएगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में।
10 अगस्त को लायन डे, वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 2013 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में, बायोफ्यूल डे के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की जो विश्व युवा दिवस की थीम है, क्लिक से प्रगति तक, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग है, ये इस बार की थीम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2010 में पुनः अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था 12 अगस्त को। तो एक बार 1985 को पहली बार, और उसके बाद 2010 को भी इस रूप में मनाया गया था, युवा वर्ष के रूप में 2010 को भी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 1999 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थापना की गई और पहली बार यह दिवस वर्ष 2000 में मनाया गया। तो कब से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? तो वर्ष 2000 में पहली बार ये मनाया गया था। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को किसका जन्मदिन होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार 9वीं बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया है। अभी हाल ही में मौद्रिक नीति समीक्षा रिपोर्ट में ये इन्होंने निर्णय लिया है। रेपो रेट 6.5% बरकरार है। रिवर्स रेपो 3.35% पे स्थिर है। बैंक रेट 6.75% पे रखा गया है। आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चे वाली नीति जो 1994 में शुरू की गई थी कि केवल 2 बच्चे जिनके होंगे कम से कम, मतलब अधिकतम 2 बच्चे से ज़्यादा जो होगा उसको स्थानीय निकाय में चुनाव नहीं लड़ सकता है वो। तो स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चे वाली नीति को मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके द्वारा खत्म करने का फैसला लिया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। 2 से अधिक बच्चों वाले जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे पहले, अब लड़ सकेंगे। 1000 सेल्स कॉन्स्टेलेशन, स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की निजी क्षेत्रक विमानन कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी है, के स्टार लिंक के मुकाबले ये चीन की योजना है 1000 सेल्स कॉन्स्टेलेशन। इसके हिस्से के रूप में हाल ही में चीन के द्वारा 18 लोअर अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो 1000 सेल्स कॉन्स्टेलेशन याद रखिएगा, स्टार लिंक के प्रतिरोध में ये बनाया गया है, मुकाबले में बनाया गया है चीन के द्वारा। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के 7वें चीफ मिनिस्टर थे। 80 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। नोवाक जोकोविच कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया। तो ओलंपिक गोल्ड मेडल टेनिस में किसको मिला? ठीक है, एकल पुरुष खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर हाल ही में 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके पहले 24 घंटे के अंतराल में आप केवल 1 लाख तक का जो था ट्रांजैक्शन कर सकते थे। अभी इसकी सीमा कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में न्यूजीलैंड की यात्रा पर भी गई। फिजी की भी यात्रा पे आपने देखा गई थी। प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। पुकेहू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक चर्चा में आया, पूछ सकता है कहाँ पे है, तो वेलिंगटन में है जहाँ पर राष्ट्रपति गई थी। इसके अलावा माओरी जनजाति जो कि न्यूजीलैंड की जनजाति है, मिलान करने के लिए भी आता है। यहाँ के पाहिरी उत्सव जो कि माओरी जनजाति का प्रसिद्ध उत्सव है, इसमें भी इन्होंने भाग लिया। यहाँ पर इन्होंने एक घोषणा की कि भारत जल्द ही ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर खोलेगा? ऑकलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची अभी हाल ही में आई है, जिसमें नंबर 1 शीर्ष जो कंपनी है वॉलमार्ट है, अभी तक बनी हुई है लगातार। दूसरे स्थान पे अमेजन है। भारत की तरफ से पहले स्थान पे रिलायंस है, जिसका विश्व में स्थान 86वां है। वहीं LIC जो कि सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी है, इसका स्थान 95वां है और भारत में दूसरे स्थान पे है। मूल्यवान कंपनी। पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि 33वें ओलंपिक खेल थे, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित हुए। पेरिस में ये तीसरी बार आयोजन हुआ है ओलंपिक खेलों का। इसके पहले 1900 और 1924 में भी हो चुका है। 2024 में जो 33वां ओलंपिक है पेरिस में तीसरी बार आयोजित हुआ।
तो इस तरह से पेरिस लंदन के बाद दूसरा शहर हो गया है जहां पर 3 बार पे जो ओलंपिक खेल हैं वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित हो चुके हैं। इसमें नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए थे? तो ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। मोटो क्या था? तो गेम्स वाइड ओपन, खेल व्यापक रूप से खुले। 206 देशों के 10,714 एथलीट इसमें शामिल हुए। 32 खेल के 48 इवेंट्स या विधाएं, उनमें कुल 329 इवेंट्स शामिल थे। मतलब 32 खेल थे, उनकी खेल की जो विधाएं थीं 48 विधाएं थीं, उनमें 329 इवेंट्स या घटनाएं या खेल आयोजित हुए। उद्घाटन, जैसे कि खेल विधा आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि खेल हो गया शूटिंग, उसमें राइफल से भी है और तीर से भी है, तीरंदाजी भी है। ये सब दोनों ही शूटिंग में आते हैं, तो अलग अलग विधाएं हो गई। अब राइफल में 10 मीटर हो गया, 25 मीटर, ये सब इवेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुल 329 इवेंट्स हुए, अर्थात जो पदक होगा, स्वर्ण पदक 329 रहा होगा। ओके। इसका उद्घाटन जार्डिन्स ट्रोकेडोरो, जो कि सीन नदी पर आयोजित हुआ। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस में आयोजित हुआ। शुभंकर क्या था ओलंपिक खेलों का इस बार? फ्रीज, जो कि फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक है। फ्रांसीसी स्वतंत्रता के प्रतीक ये एक टोपियाँ थी। फ्रांस के इतिहास, जो फ्रांस का समृद्धशाली इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, उसका यह द्योतक है। भारत से 117 एथलीट गए थे। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से पीवी सिंधु तथा शरद कमल अचंता ध्वजवाहक रहे। गगन नारंग भारत के शेफ डी मिशन रहे इस ओलंपिक में। समापन समारोह में मनु भाकर और पी आर सिजेस भारतीय ध्वजवाहक रहे। आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कि 34वें ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। वहीं भारत की महिला पहलवान विनेश फोगट फाइनल में पहुंचने के बावजूद अयोग्य घोषित हो गई। उनका मामला चल रहा है कोर्ट में अभी। 50 केजी वेट कैटेगरी में अतिरिक्त वजन होने की वजह से इनको बाहर दुर्भाग्य रूप से कर दिया गया, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई, विवाद का विषय बना हुआ है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। पदक तालिका की बात करें इसके पहले हम आपको बता दें कि व्यक्तिगत श्रेणी में अगर देखा जाए तो लियोन मार्चेंड फ्रांस के तैराक हैं। इन्होंने सर्वाधिक मेडल अपने नाम किए, 4 गोल्ड मेडल विजेता रहे। कौन? लियोन मार्चेंड, ठीक है, अर्थात सबसे सफल एथलीट रहे इस ओलंपिक में। यूएसए पहले स्थान पर रहा पदक तालिका में, 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य के साथ कुल 126 पदक इसने जीते। चीन का अगर स्वर्ण पदकों के मामले में देखें तो अमेरिका के साथ टाई रहा। पहली बार रहा कि गोल्ड मेडल दो देशों ने समान समान जीते, 40-40 जीते हैं। हालांकि अन्य पदक चीन के कम थे, 27 रजत और 24 कांस्य थे, कुल 91 पदक थे, इसलिए पदक तालिका में इसको दूसरा स्थान मिला। तीसरा स्थान जापान का रहा, 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य जीतकर कुल 45 पदक जीते इन्होंने। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा, 18 स्वर्ण सहित कुल 53 पदक। पाँचवें स्थान पर फ्रांस रहा, 16 स्वर्ण सहित कुल 64 पदक। तो ये टॉप 5 के कंट्रीज थे। भारत का स्थान, पिछली बार भारत 48वें स्थान पे था, इस बार चूंकि गोल्ड मेडल नहीं आया भारत के हाथ में कोई भी, अगर यही गोल्ड आता तो भारत बहुत ऊपर चला जाता, ठीक, फिर से वही स्थिति लगभग आ जाती। लेकिन गोल्ड नहीं होने की वजह से भारत 71वें पायदान पे रहा, पाकिस्तान से भी नीचे रहा इस बार, क्योंकि पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल इस बार जीत लिया। कुल भारत को 6 पदक मिले, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज रहे। 1 रजत पदक या सिल्वर जो मेडल मिला नीरज चोपड़ा को। जेवलिन थ्रो में मिला। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने रिकॉर्ड तोड़ अभी तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड कायम कर दिया। 92.97 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ओलंपिक में अभी तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है पाकिस्तान के अरशद नदीम के। 5 कांस्य पदक कौन कौन रहे? पुरुष हॉकी टीम ने जीता एक और ध्यान रखिएगा, पुरुष हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता इस ओलंपिक। पिछले ओलंपिक में भी जीता था, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। एस कुसाले 50 मीटर राइफल में, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में और
अपने जोड़ीदार सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। इस तरीके से एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, और 2 मेडल जीतने वाली ओलंपिक खेलों में पीवी सिंधु के बाद दूसरी महिला ये बन गई। अमन सहरावत 57 kg वर्ग रेसलिंग में जीता इन्होंने कांस्य पदक, और सरबजोत सिंह का हमने आपको बता ही दिया, मनु भाकर के साथ मिलकर इन्होंने कांस्य पदक जीता मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। पीवी सिंधु पहली थी। वर्ष 2021 जो कि टोक्यो ओलंपिक था, उसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, कुल 7 पदक जीते थे, और इसके साथ भारत का जो स्थान था 48वां था। इस बार भारत का स्थान 71वां है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला 24x7 चावल एटीएम, ग्रेन अनाज एटीएम लॉन्च किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा भुवनेश्वर में। फिजी न्यूजीलैंड का आपने देखा। तिमोर लेस्ते की भी यात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में की है। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ तिमोर लेस्ते से इनको सम्मानित किया गया। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स योजना शुरू हुई। ये आ सकता है, उसमें एक ऑप्शन नीति आयोग भी रहेगा। आप में ज़्यादा लोग यही मार के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको इसके अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों को सिस्टम डिजाइन कौशल के साथ सशक्त बनाना है। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स। कुर्स्क ओब्लास्ट क्षेत्र हाल ही में चर्चा में रहा। रूस की पश्चिमी सीमा पर, जो कि यूक्रेन के करीब स्थित है, वहाँ पर स्थित यह क्षेत्र है। हाल ही में यूक्रेनी सैनिकों के आक्रमण के कारण ये क्षेत्र चर्चा में आया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 2014 में 46 थी, जो 2022 तक घटकर सिर्फ 17 रह गई। इसी कारण बाघ संरक्षण में तेजी लाने के लिए, बदलाव के लिए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का निर्माण को मंजूरी छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है। यह रिजर्व अपने निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसके पहले छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व पहले से मौजूद हैं। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य होगा। जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है भारत का, वह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। दूसरे स्थान पे मानस रिजर्व है, जो कि असम में स्थित है। तीसरा सबसे बड़ा ये हो जाएगा। नागालैंड की सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन बीमा योजना शुरू की है, और इस तरीके से आपदा प्रबंधन बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? नागालैंड। उपस्थिति एक पोर्टल है झारखंड सरकार के द्वारा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति ट्रैक करने के लिए इसको आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024, ये वर्ष 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रयान की सफलता के बाद एक ये प्रस्तुत किया गया था ध्येय कि ये चंद्रयान सफलता के पश्चात नहीं, इसको एक रिपोर्ट आई थी, साइंस कमेटी एक बनी थी, विज्ञान समिति बनी थी, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि शांति स्वरूप भटनागर और अन्य विज्ञान संबंधी जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में वो पुरस्कार हो जा रहे हैं और वो चर्चित भी नहीं रहते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए जिस तरह से पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में वो पुरस्कार काफ़ी चर्चित रहते हैं, इसी तरीके से विज्ञान की श्रेणी में, विज्ञान के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्यों ना उसी तर्ज पर, पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर विज्ञान से संबंधित पुरस्कार शुरू किए जाएं। इस तरीके से वर्ष 2022 में शांति स्वरूप भटनागर, जो कि पहले पुरस्कार दिया जाता था, विज्ञान के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता था, जो कि 45 वर्ष तक के वैज्ञानिकों के लिए था, युवा वैज्ञानिकों के लिए मुख्यतः था। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी होते थे। उनके स्थान पर
4 प्रकार के पुरस्कार शुरू किए गए। कौन कौन? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, या इसी का पूरा नाम है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, और चौथा है विज्ञान टीम। इसको अच्छे समझिएगा, पूछ सकता है। 2024 में पहली बार यह घोषित किया गया है। इस बार 23 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को इसलिए मनाया जाएगा, इसकी घोषणा पिछले वर्ष भारत सरकार ने की थी, चंद्रयान जो तीसरा मिशन है उसकी सफलता के उपलक्ष्य में। 23 अगस्त को सफल हुआ था चंद्रयान लैंडिंग में, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा इस वर्ष पहली बार। और इसी दिवस के अवसर पर इसी दिन विज्ञान पुरस्कार भी दिए जाएंगे, और हर वर्ष ये सिलसिला जारी रहेगा। मई में 11 मई को जो प्रौद्योगिकी दिवस होता है भारत में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, उस दिन अवार्डों की घोषणा होगी, और 23 अगस्त को ये अवार्ड दिए जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा आप लोग। विज्ञान, इस बार जो पहली बार पुरस्कार दिए गए हैं, विज्ञान रत्न, जैसे भारत रत्न होता है, विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को। अधिकतम 3 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इस बार एक ही व्यक्ति को दिया गया, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को, जो कि जीव विज्ञानी हैं। विज्ञान श्री अवार्ड मैक्सिमम 25 लोगों को दिया जा सकता है, इस बार 13 वैज्ञानिकों को दिया गया। विज्ञान युवा पुरस्कार मैक्सिमम 25 लोगों को यह भी दिया जा सकता है, 18 युवा वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया। इसको 45 वर्ष, जिस तरीके से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 45 वर्ष तक के युवा वैज्ञानिकों के लिए था, उसी तरीके से ये भी 45 वर्ष तक के लिए ही रखा गया है। इस प्रकार से शांति स्वरूप भटनागर का ही नया रूप है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चौथा है विज्ञान टीम। चंद्रयान 3 मिशन जो उसमें टीम थी इसरो की, उसको ये अवार्ड इस बार दिया गया है। यह अवार्ड 3 या अधिक वैज्ञानिकों की जो टीम ने कोई कार्य किया हो उसको दिया जाएगा, और मैक्सिमम इस तरह की 3 टीमें चुनी जा सकती हैं। इस बार एक ही टीम चुनी गई है। तो इस तरीके से अधिकतम जो संख्या हो सकती है अवार्ड्स विनर की 56 हो सकती है। इस बार दिया गया है कुल 33 लोगों को। 13 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री, 1 को विज्ञान रत्न, 18 को विज्ञान युवा, और 1 टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार। ठीक है, 23 अगस्त 2024 को जो आयोजन होगा उसमें ये पुरस्कार दिए जाएंगे। वह पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह भी होगा। सी नर्मदा सेंटर फॉर नर्मदा, ये आईआईटी इंदौर परिसर में, उसके तहत इसको खोला गया है। इसमें आईआईटी गांधीनगर ने मदद की है आईआईटी इंदौर की। ध्यान रखिएगा, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर ने नर्मदा नदी व उसके आसपास के क्षेत्रों के अध्ययन के लिए नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र नामक नया केंद्र बनाया है। कौन कौन सी आईआईटी और कहाँ पर, ध्यान रखना है। अभ्यास उदार शक्ति 2024 कुआंतान मलेशिया में स्थित एक स्थान है जहां पर यह अभ्यास आयोजित हुआ। यह भारतीय और मलेशियाई वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास। भारत ने हिंद महासागर में 3 पानी की नीचे की संरचनाओं के नामकरण, जो भौतिक संरचनाएं हैं, उनके नामकरण का प्रस्ताव रखा था, जिसको यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा मान्यता मिल गई। इस तरीके से भारत के कुल 7, पहले ही 4 को दिया जा चुका है, इसके पहले 3 और जुड़ जाएंगे। भारत के द्वारा प्रस्तावित 7 प्रस्तावित जो नाम हैं उनको मान्यता मिल गई है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। इस बार जो 3 को मिली है उनका नाम क्या क्या है? अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज, कल्पतरु रिज, तीनों हिंद महासागर में स्थित हैं। इसके पहले भी भारत के प्रस्ताव पर 4 का नामकरण हो चुका है। किसका किसका? रमन रिज का 1993 में, पडिक्कर सी माउंट 1993 में, सागर कन्या सी माउंट 1991 में, और वाडिया गयोट 1993 में। ठीक। 14 अगस्त 2024 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत पाकिस्तान बंटवारे के याद में मनाया जाता है। विभीषिका इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग इस विभाजन में मारे गए थे, प्रताड़ित हुए थे। पहली बार 2021 में इस दिवस को भारत में मनाया गया था। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी 14 अगस्त को ही मनाया जाता है। कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग,
ये काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर दूसरी बार ये खिताब जीत लिया। पर्वत प्रहार भारतीय सेना का लद्दाख में आयोजित यह विशेष अभ्यास है, विशेष सैन्य अभ्यास है। क्या नाम है इसका? पर्वत प्रहार। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त को इस बार की जो थीम रखी गई, विकसित भारत @2047, ये आधिकारिक थीम थी भारत सरकार की तरफ से जो रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 11वीं बार लाल किले से संबोधन किया। मॉर्ने मॉर्कल दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। इनको भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। गेंदबाजी कोच कौन रहेगा? मॉर्ने मॉर्कल। एम पॉक्स, जिसको मंकी पॉक्स भी कहते हैं, वायरस जनित एक बीमारी है और बहुत भीषण रूप से फैल रही इस समय अफ्रीका में। 13 देशों में फैली थी इस वर्ष। अभी बहुत तेजी से इसका जो नया वेरिएंट आया है, जिसको क्लैड IB कहा जा रहा है, बहुत ही घातक है। और इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इसके पूर्व क्लैड 1 और क्लैड 2 देखे गए थे, जो कि कम घातक थे। ये नया क्लैड जो है बहुत घातक है, और आने वाले समय में अगर इसको रोका नहीं गया, लोग जागरूक नहीं हुए, तो हो सकता है कि आने वाले जो वेरिएंट हैं पूरे विश्व के लिए खतरा हो जाए। यही चीज़ है जो देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया है। अफ्रीकी देशों में इस बीमारी को पहली बार देखा गया था। मानव में सबसे पहले बीमारी 1970 में मध्य और पूर्वी अफ्रीकी देशों में देखी गई थी। गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त हुए हैं। अजय भल्ला की यह जगह लेंगे। कौन? गोविंद मोहन। राहुल नवीन ईडी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो अब नेतृत्व कौन करेंगे ईडी का? राहुल नवीन। श्रीथा थावीसिन थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में रिश्वत मामला मतलब इन्होंने रिश्वत नहीं लिया था, एक इनके पार्टी के थे, वो जेल चले गए थे रिश्वत मामले में। हालांकि रिश्वत मामला साबित नहीं हो पाया था, लेकिन वहाँ के संविधान के अनुसार ये उल्लंघन था, संविधान का नैतिक दृष्टि से उल्लंघन था। तो वहाँ का जो कानून कहता है नैतिकता का बहुत पालन कराया जाता है। वहाँ पे राजनेताओं से नैतिकता की अपेक्षा करता है जो देश चलाते हैं। तो उसका उल्लंघन करने के कारण वहाँ की संवैधानिक अदालत ने इनको पद से हटा दिया था। तो एक व्यक्ति जो रिश्वत मामले में जेल गया है और उसको कैबिनेट का अपने सदस्य बना दिया, इस वजह से वहाँ की अदालत ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, पद से हटा दिया। ठीक। जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारत व इजराइल के द्वारा कहाँ पर? IIT मद्रास में। इसको स्थापित करने के लिए संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारत किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। कहाँ पर? IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा। नई दिल्ली, यहाँ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि और कल्याण मंत्री हैं भारत के, इनके द्वारा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का उद्घाटन किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। भारत में 3 नए रामसर स्थल खोज लिए गए हैं। मतलब खोज क्या, 3 नए रामसर स्थल घोषित कर दिए गए हैं। कुल अब 85 हो गए हैं। इसके पहले 2 बिहार में जो हमने बताया था, अभी हाल ही में वो 2 जुड़े थे, तो 82 हो गए थे, 3 और जुड़ गए, 85 हो गए। कौन कौन? नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। और एक तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 3 नए जुड़ गए, अब कुल 85 हो गए। पूरा आपको याद रहना चाहिए कहाँ पर कौन सा और किसको रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। गौरव, ये 1000 किलोग्राम का लॉन्ग रेंज लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम है। DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। जो टारगेट चिन्हित किया गया था उसको सफलतापूर्वक इसने भेद दिया। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 10वां संस्करण श्रीलंका में मदुरु ओया नामक स्थान पर आयोजित हुआ। लोकार्नो, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहाँ पर लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल अचीवमेंट अवार्ड, या जिसको कैरियर लेपर्ड कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। टीवी सोमनाथन बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन टीवी सोमनाथन? NIRF 2024 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि इसका 9वां संस्करण है, 2015 में पहली बार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ था। शिक्षा मंत्रालय ही इसको जारी करता है। 5 मुख्य श्रेणियां हैं, हालांकि कई सारी श्रेणी हैं, लेकिन 5 मुख्य श्रेणियां हैं जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। विश्वविद्यालय श्रेणी, कॉलेज श्रेणी, इंजीनियरिंग श्रेणी, प्रबंधन और फार्मेसी श्रेणी। इसके अलावा चिकित्सा आदि श्रेणियों में भी यह आता है। समग्र श्रेणी में भी रैंकिंग दी जाती है। इस बार 3 नई कैटेगरी जोड़ी गई, ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन? राज्य विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय और ओपन विश्वविद्यालय। समग्र श्रेणी में पहला स्थान IIT मद्रास का है। विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान IISc बेंगलुरु का है। कॉलेज श्रेणी में पहला स्थान हिंदू कॉलेज दिल्ली का है। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहला स्थान IIT मद्रास का है। शोध संस्थान में पहला स्थान IISc बेंगलुरु का है। प्रबंधन मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद पहले स्थान पे है। फार्मेसी श्रेणी में पहले स्थान पे जामिया हमदर्द दिल्ली है। चिकित्सा श्रेणी में पहले स्थान पे एम्स नई दिल्ली। ओपन विश्वविद्यालय श्रेणी में इग्नू, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, पहले स्थान पे है। कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बोयसिस विश्वविद्यालय पुणे में स्थित है, इसका पहला स्थान है। राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है, इसका पहला स्थान है। नीलकुरिंजी बैंगनी रंग के फूलों की एक प्रजाति है। 12 वर्ष में एक बार ये फूल खिलता है, इसलिए काफ़ी चर्चित रहती है। और वहाँ की जैव विविधता जहाँ पर पाई जाती है, वहाँ की जैव विविधता की दृष्टि से, पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। इसको वैज्ञानिक नाम इसका स्ट्रोबिलेंथेस कुंथियाना भी है। कुंथियाना भी स्थानीय लोग उसको कहते हैं। IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में आया है। अभी हाल ही में शामिल किया गया, पहली बार इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और किस में शामिल किया गया? संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में। यह एक फूलदार झाड़ी है, विशेषतः पश्चिमी घाट में पाई जाती है। मुख्यतः सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है, शोला वनों में। अपने विशेष फूल चक्र के लिए, जो कि 12 वर्ष में एक बार यह खिलता है, इसके लिए जानी जाती है। और जैविक विविधता की दृष्टि से काफ़ी इसका महत्व है। नीलकुरिंजी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 17 अगस्त को कुछ देशों का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। तो बस इतना ही याद रखिएगा, क्योंकि 15 अगस्त को अपना होता है। तो 17 अगस्त को किसका होता है? अफगानिस्तान, क्योंकि 1919 में ब्रिटिश राज से छुटकारा पाया था। 17 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान ने। इंडोनेशिया जापान से मुक्त हुआ था 1947 में, 17 अगस्त को ही। और गैबोन, ये फ्रांस से आज़ाद हुआ था 1910 में। तो इन तीनों देशों का स्वतंत्रता दिवस होता है 17 अगस्त को। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलक्ष्य में तीनों देश के नेताओं को बधाई दी। पैतोंग टार्न शिनवात्रा थाईलैंड की सबसे युवा, मात्र 37 वर्ष की हैं और दूसरी महिला प्रधानमंत्री ये थाईलैंड की बनी है। पहली महिला प्रधानमंत्री जो थाईलैंड की थी, इन्हीं की माँ थी, जिनका नाम यंगलक शिनवात्रा था। इनकी चाची, सॉरी, इनकी ये चाची थी। इनके पिता थाकसिन शिनवात्रा भी थाईलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इस तरीके से तीसरी सदस्य हैं अपने परिवार की जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा है। ठीक है, थाईलैंड के बारे में कुछ जानकारी। पुराना नाम इसका सियाम है, राजधानी बैंकॉक है। कभी किसी यूरोपीय देश का कब्जा थाईलैंड पे नहीं रहा है, ये एक खास बात है इस देश के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा इसी देश में स्थित है। 1400 से अधिक द्वीप इस देश में स्थित हैं, जिसमें फुकेत जैसे प्रसिद्ध द्वीप जो कि पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस हैं, जो कि सबसे बड़ा द्वीप भी है थाईलैंड का, यहीं पर स्थित है। राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर भी बैंकॉक ही है। यह चाओ फ्राया नदी के डेल्टा में स्थित है। किसके? चाओ फ्राया नदी के डेल्टा में स्थित है। समुद्र के किनारे बैंकॉक ये शहर स्थित है और बहुत ज़्यादा इसका बीच जो है फेमस है।
क्रोएशिया 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया है। किसने? क्रोएशिया ने। तो पूछेगा किस किस देश ने हाल ही में 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की? क्रोएशिया ने। यूक्रेन, रूस और उस क्षेत्र में उपजे जो बाल्कन जो क्षेत्र है वो इस समय बहुत तनावपूर्ण हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तैयारी के चलते क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की है। एक बात आपको बता दें, बैकॉक को जो आप मानचित्र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह समुद्र से दूर है, लेकिन इसका एक तट भी है, छोटा तट है लेकिन बहुत फेमस है। इसलिए बैकॉक का जब भी शहर का नाम लेते हैं तो हम इसके जो बंदरगाह है उसका नाम जरूर लेते हैं। ये नाम याद रखिएगा नई नदी का, चाओ फ्राया नदी के डेल्टा में यह स्थित है। क्रोएशिया वाला याद रखिएगा अनिवार्य से। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है, छोटे उपग्रहों को तेजी से लॉन्च करने की। एसएसएलवी की ये तीसरी सफल उड़ान थी। एसएसएलवी मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 34 मीटर का ये जो लॉन्च व्हीकल है, ये जो रॉकेट है, 500 किलोग्राम के पेलोड को सन सिंक्रोनस कक्षा में, सूर्य कम समकालिक कक्षाओं में आसानी से ले जा सकता है, तेजी से ले जाकर रखने में सक्षम है। एसएसएलवी सीरीज की ये तीसरी उड़ान थी 2022 में, 2023 में और अब 2024 में। इसको इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ EOS-08 कौन सा उपग्रह छोड़ा गया है? EOS-08 पृथ्वी अवलोकन मिशन है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08। इसके पहले 07 भेजा गया था, अब 08 भेजा गया है। तो ये उपलब्धि एसएसएलवी रॉकेट से हासिल की है भारत ने। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। मानव पार्वो वायरस B19 वायरस जनित एक रोग है, संक्रामक रोग है, मनुष्यों में ही फैलने वाला मुख्यतः ये रोग है। पहली बार 1975 में ये देखा गया था। हाल ही में अमेरिका में कई बच्चे इसे संक्रमित प्रभावित पाए गए। इसको पांचवी बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। तो मानव पार्वो वायरस B19 कहाँ पर? अमेरिका में। बस इतना याद रख, किससे जनित है? वायरस जनित है। जियो पारसी योजना हाल ही में चर्चा में रही। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा देश में 2011 की जो जनगणना हुई उसके बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई, जो आंकड़े आए, पारसी आबादी बाकी सब तो बढ़ रही थी लेकिन पारसी आबादी घट रही थी। तो ये घटती जो प्रवृत्ति है इसको उलटने के लिए 2013-14 में जियो पारसी योजना लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। हाल ही में ये चर्चा में आई। प्रेरणा कार्यक्रम भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में यह योजना शुरू की थी, यह कार्यक्रम शुरू किया था। हाल ही में कार्यक्रम पुनः चर्चा में आया। इसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए 1 सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें अभिभावकों, अध्यापकों और छात्रों के बीच नवाचारों और प्रतिष्ठित जो हमारी पारंपरिक अध्ययन सुविधाएं हैं उनके बारे में बातचीत की जाती है और नवाचारों को बढ़ावा दिया जाता है। प्रेरणा कार्यक्रम याद रखिएगा, जो कि NEP राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुरूप है। फाल्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? यह महत्वपूर्ण है। क्या पाया गया, क्यों चर्चा में रहा? कभी कभी वो बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। एग्जामिनर ये बात उठा लेता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो सिक्किम में स्थित है ये अभयारण्य। चर्चा में क्यों रहा? तो गैस्ट्रोडिया इंडिका नामक आर्किड की नई प्रजाति की खोज इस वन्यजीव अभयारण्य में की गई। एम 174B ये क्या है? हाल ही में बहुत चर्चा में है। तो SM-6 मिसाइल का ये हवाई संस्करण है। SM-6 मिसाइल का हवाई संस्करण है। अमेरिकी नौसेना के द्वारा इसको चीन के बढ़ते प्रसार, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपना पांव पसार रहा है, उसको देखते हुए, उसको रोकने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसको अमेरिकी नौसेना के द्वारा तैनात किया गया है। अत्यंत लंबी दूरी की, लगभग 400 किलोमीटर तक की हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। क्या नाम है? M174B। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 19 अगस्त को
विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत में राष्ट्रीय विमानन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2008 से ही विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 19 अगस्त को दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, विश्व मानवतावादी दिवस और राष्ट्रीय विमानन दिवस। कृषि डीएसएस, कृषि डीएसएस डिजिटल जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है एक तरह का। ये भारत सरकार के द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। इसका विकास कृषि मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग दोनों ने मिलकर किया है। देश भर में कृषि डेटा प्रबंधन के लिए एक प्रकार का ये डिजिटल समाधान है, जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने डाटा हैं उनको रखा जाएगा और उनको प्रबंधन किया जाएगा। वाइज ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ये तीसरा शिखर सम्मेलन था वाइज ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का। नई दिल्ली भारत मंडपम से यह आयोजित हुआ, हालांकि ये वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित हुआ। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जनवरी 2023 में भारत से ही हुई थी और दूसरा सम्मेलन भी भारत में ही हुआ था नवंबर 2023 में। तीसरा सम्मेलन भी भारत में हुआ, लेकिन यह वर्चुअली हुआ, यह ध्यान रखिएगा। अर्थात जो देश, जैसे 120 देश इसमें शामिल हुए इस बार, तो इन देशों के प्रतिनिधि भारत नहीं आए, ये वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े हुए थे। ठीक है, जैसे जूम मीटिंग होती है उस तरीके से। विषय या थीम इस बार की क्या रही, तो एक सतत भविष्य के लिए सतत दक्षिण। इसका उद्देश्य क्या है, ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत को सशक्त करना, जिसके लिए कि शिखर सम्मेलन की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल साउथ, देखिए एक बात हम आपको बताएं कि यहाँ से प्रश्न आता भी है, आ भी सकता है, कि ग्लोबल साउथ से जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो अक्सर लोग साउथ अर्थात जो दक्षिणी गोलार्ध है पृथ्वी का, उसमें स्थित देश समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह पूर्णतः भौगोलिक अवधारणा नहीं है। विकास संबंधी चुनौतियों वाले जो देश हैं वो कहीं भी हैं, किसी भी गोलार्ध में हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसमें शामिल कई देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जैसे भारत, चीन, अफ्रीका आदि हो गए, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के कई देश ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि हो गए। ब्रांट लाइन, ये शब्द याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है, तो यह रेखा जो ब्रांट लाइन है एक काल्पनिक रेखा है जो 1980 के दशक में पूर्व जर्मन चांसलर विली ब्रांड के द्वारा, इन्हीं के नाम पे ब्रांट लाइन इसका नाम रखा गया है, इनके द्वारा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर उत्तर दक्षिण विभाजन का काल्पनिक चित्रण किया गया, जिसके बाद साउथ और नॉर्थ ये शब्द चर्चा में तेजी से आए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिदृश्य में। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती होती है। इस अवसर पर सद्भावना दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। बीईई रिपोर्ट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होते हैं उनके राज्यों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कर्नाटक शीर्ष पे है। अर्थात कर्नाटक में 5,765 इस तरह के चार्जिंग स्टेशन है। महाराष्ट्र दूसरे पायदान पे है 3,728 चार्जिंग स्टेशनों के साथ। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है, तो ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश वाला तीसरे स्थान पे है। कितने चार्जिंग स्टेशन, 1989। और दिल्ली चौथे स्थान पे है 1941 चार्जिंग स्टेशनों के साथ। सुपर ब्लू मून, स्टर्जन मून भी जिसको कहते हैं, एक बहुत ही दुर्लभ अंतरिक्ष परिघटना है, 19 अगस्त 2024 को जो कि दिखाई दिया, जब चांद पूर्णिमा में यह स्थिति आती है जब चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पर होता है। ऐसी स्थिति में पहले की तुलना में जो चांद है वो पहले की तुलना में 14% लगभग बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसी स्थिति को सुपर ब्लू मून कहते हैं। यह काफी दुर्लभ स्थिति है, लगभग हर 10-20 साल में दिखाई पड़ती है।
ग्रीन अमोनिया योजना, हाल ही में यह अमोनिया स्कीम चर्चा में रही। भारत सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन साइट योजना के रणनीतिक हस्तक्षेप के रूप में इस योजना को सफल बनाने के लिए अमोनिया के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन अमोनिया योजना शुरू की गई है। अगर हम साइट की बात करें तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक हिस्सा है। इसका बजट 17,490 करोड़ रुपया है। इलेक्ट्रोलाइजर, जो कि पानी को विद्युत द्वारा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देते हैं जल से, ठीक, उसके निर्माण पर केंद्रित है। तो ये जो साइट प्रोग्राम है इलेक्ट्रोलाइजर, जो कि हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करेगा भविष्य में तेजी से, उसके निर्माण पर यह केंद्रित है और इसी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन अमोनिया योजना की शुरुआत की गई है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत जापान 2+2 वार्ता हाल ही में तीसरा जो है इस तरह की वार्ता जब भारत और जापान के मध्य कहाँ पर संपन्न हुई, नई दिल्ली में। ध्यातव्य है कि पहली वार्ता इस तरह की 2019 में हुई थी नई दिल्ली में, और दूसरी जो वार्ता हुई थी 2022 में जापान की राजधानी टोक्यो में। अब ये तीसरी वार्ता है भारत और जापान के मध्य। विदेश मंत्रियों की बात करें तो जापान से मित्रा योको कामिकावा और भारत की तरफ से एस जयशंकर। वहीं रक्षा मंत्रियों की बात करें तो जापान के किहारा माइनोरू हैं और भारत के राजनाथ सिंह हैं। ये चारों इस सम्मेलन में हिस्सा लिए 2+2 वार्ता में। नोट करने वाली बात है कि भारत ने अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मंत्री स्तरीय वार्ता की, अर्थात इन 4 देशों के साथ। किसके? यूएसए, रूस। अब ध्यान रखिएगा, यूएसए के साथ 2+2 वार्ता करने वाला जो पहला देश था भारत के साथ वो यूएसए ही था, जिसमें एक साथ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भाग लिए थे। उसके बाद रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मंत्री स्तरीय वार्ता की है। लेकिन 2 देश ऐसे भी हैं जिनके साथ 2+2 वार्ता तो हुई है, लेकिन वो वार्ता सचिव स्तरीय हुई है। किसके किसके साथ? ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम के साथ। इसके साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि जब सचिव स्तरीय वार्ता हो गई है तो आने वाले समय में ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। नई दिल्ली, प्रथम नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। पूछेगा प्रश्न, प्रथम नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। रूसी तेल, जो रूस से आयातित तेल है, उसके मामले में जुलाई 2024 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार या आयातक कौन बन गया? भारत, जुलाई 2024 में। उल्ची फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और अमेरिका का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में यह दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद में स्थित एयरपोर्ट, जो कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। जैक्सन होल संगोष्ठी 2024, ये एक वार्षिक आर्थिक आयोजन है। अमेरिका के कंसास के फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा 1978 से यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकर, जैसे भारत के गवर्नर जनरल हो गए, जो भारत के रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हो गए, वो इसमें सम्मिलित होते हैं। इस तरह के दुनिया के जो केंद्रीय बैंकर हैं वो सम्मिलित होते हैं। महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, नीति निर्माता इसमें भाग लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी मानी जाती है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जेराम पावेल। इनका जो इस सम्मेलन में दिया गया भाषण है उस पर काफ़ी डिबेट चल रही है बिजनेस जगत में, ध्यान रखिएगा। 23 अगस्त को वर्ष 2024 में भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को क्यों मनाया गया? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत ने एक उपलब्धि अपने नाम दर्ज की थी। चंद्रमा के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया था। ठीक है, तो वर्ष 2024 में भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम इसके तहत आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी।
इसकी थीम क्या थी इस बार के अंतरिक्ष दिवस की? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये इस बार की थीम थी। आपको बता दें 23 अगस्त 2023 स्वर्णिम अक्षरों में भारत के लिए, इसरो के लिए लिखा गया। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के कारण भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। ध्यातव्य है कि GSLV मार्क 3, जिसको LVM-3M4, ये पूरा नाम याद रखिएगा, LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान और पेलोड जो है साथ में यह ले गया। इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं था, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर था जो चंद्रमा पर न उतर के चंद्रमा की ओर चारों ओर चक्कर लगा करके उसकी निगरानी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं था। बजट इसका कितना था? 615 करोड़ रुपए था। जिस स्थान पर विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति स्टेशन नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 2 जो कि 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। एक बात ध्यान रखिए, ये 14 जुलाई को भेजा गया था चंद्रयान 3, 14 जुलाई 2024 को, जो 2023 को। सफल कब हुआ? 23 अगस्त 2023 को। वहीं चंद्रयान 2 जो था 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। किससे भेजा गया? LVM-3, यही GSLV मार्क 3 जो है उसके M1 से प्रक्षेपित किया गया, जबकि चंद्रयान 3 LMV-3M4 से प्रक्षेपित किया गया था। जिस स्थान पर यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, चूंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए आंशिक सफलता ही भारत को इस अभियान में मिली थी। जिस स्थान पर यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस स्थान को तिरंगा पॉइंट या तिरंगा स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। पावेल दुरोव टेलीग्राम के CEO और सह संस्थापक हैं। फ्रांस में इनको हाल ही में सुरक्षा कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा कारण मतलब टेलीग्राम जो ऐप है इसमें कई गैर कानूनी गतिविधियां चलती हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। फ्रांस में इनको गिरफ्तार किया गया, कुछ रुपए लेकर के मुचलके पे इनको छोड़ा गया है। इन पर केस चलेगा। फ्रांस छोड़ने पर रोक लग गई है। रूस के हैं मूलतः। रूस में भी इनका VK ऐप एक आया था और वो काफ़ी फेमस हो गया था, उसको भी रूस में बैन कर दिया गया था और इनको रूस से निकलना पड़ा था। जन्म इनका सोवियत संघ में ही हुआ था। 2013 में इन्होंने टेलीग्राम की स्थापना की थी। विज्ञान धारा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 3 प्रमुख योजनाएं जो पहले चल रही हैं उनको जारी रखने की अनुमति दे दी। इन योजनाओं को विज्ञान धारा नामक नई केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में मिला दिया गया। मतलब ये सहायक नदियां होंगी, मुख्य धारा विज्ञान धारा होगी, जिसमें कई धाराएं इस तरह की सम्मिलित होंगी। तो विज्ञान धारा नामक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना में विभिन्न योजनाओं को हाल ही में मिला दिया गया। 15वें वित्त आयोग के अनुसार इस योजना का 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए यह योजना प्रस्तावित की गई है। जो बजट है कितनी होगी इसके लिए? 10,579.84 करोड़ रुपए की होगी। विज्ञान धारा योजना याद रखिएगा, नाम पूछ सकता है। मिशन रूमी भारत द्वारा 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के थिरुविंडथई से अपना पहला, ध्यान रखिए, अपना पहला पुनः प्रयोज्य अर्थात पुनः जिसका प्रयोग किया जा सकता है हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 लॉन्च किया गया। तकनीकी उपलब्धियों के साथ अंतरिक्ष में जागरूकता और नवाचार बढ़ाने के लिए इसको विकसित किया गया है। UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को स्वीकृति की दी गई, जिसका नाम UPS रखा गया है। ऐसा कहा गया है कि 1 अप्रैल 2025 से यह लागू होगी। 10% योगदान इसमें कार्मिक का होगा, 18.5% योगदान इसमें सरकार का होगा। NPS में जो 10% का योगदान कार्मिक का होता था वो बरकरार रहेगा। सरकार का NPS में जो योगदान रहता था वो 14% होता था, जिसको बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी इसमें दी गई है। अर्थात
10 वर्ष की सेवा करेगा तभी 10,000 की पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन 10,000 रखी गई है, बाकी आनुपातिक होगा। जैसे रखा गया है कि 25 वर्ष तक सेवा करने वाले को पूरी पेंशन मिलेगी, जो कि अंतिम वर्ष के औसत बेसिक आय का 50% होगी। जो अंतिम वर्ष की औसत 12 महीनों की औसत बेसिक आय जोड़ लेंगे, उसका 50% देंगे 25 वर्ष तक सेवा में। अब आपका प्रश्न ये होगा कि 24 वर्ष की सेवा हुई तब कितना मिलेगा। तो यही जिस हिसाब से 25 का 50 हो गया तो 24 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 2 का गुणा करते जाइएगा, आपको मिलता जाएगा। अर्थात 23 वर्ष सर्विस रहेगी तो आपको 46% मिलेगा। ठीक है। अब आपका ये एक प्रश्न, एक और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि मान लो 10 वर्ष की सेवा है, 10 वर्ष की सेवा है और आपकी सैलरी है मान लो 1 लाख रुपए। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 20% मिलना चाहिए इसका, है ना, जो आप अभी हम अनुमान लगा रहे थे। 25 का 50 मिलेगा, 24 का 48, तो 10 का 20 मिलना चाहिए, 20%। तो 1 लाख का 20% हुआ 20,000। तो ये 20,000 रुपये आपको 10 वर्ष की सेवा में मिलेंगे। यहाँ बात ये की गई है कि न्यूनतम पेंशन 10,000 होगी। ठीक है ना, न्यूनतम होगी, कम से कम 10,000 मिलेगा ही। अर्थात ये परसेंटेज जो आ रहा है ना, अगर 10,000 रुपये से कम हुआ तो भी आपको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। ये इसकी बात है, बहुत लोगों को पता नहीं है। फिलहाल कर्मचारी ओपीएस की लगातार मांग कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, क्योंकि उसमें कोई योगदान जो है कार्मिकों का नहीं रहता था। पूरा जो योगदान होता सरकार का ही होता था। एनपीएस 2004 में लागू हुआ था न्यू पेंशन स्कीम, उसके पहले ओपीएस ही लागू थी। यूपीएस या एनपीएस दोनों में से एक चुनने का विकल्प भी सरकार दे रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने यूपीएस को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 2 देशों की यात्रा की है। पोलैंड में 21 से 22 अगस्त और यूक्रेन में 23 अगस्त की ऐतिहासिक यात्रा इन्होंने संपन्न की। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि पोलैंड की बात की जाए तो 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इसके पहले 1979 में एज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे। और वहीं यूक्रेन की बात करें तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं यूक्रेन की राजनयिक यात्रा करने वाले। आपको बता दें कि पोलैंड की राजधानी है वारसा। क्या नाम है? वारसा, जहाँ पे मोदी जी गए थे पोलैंड की राजधानी में। प्रधानमंत्री ने डोबरी महाराजा स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। किसके? डोबरी महाराजा स्मारक पर। डोबरी महाराजा भारत के थे और इन्होंने जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय वहाँ के पोलिश जो बच्चे थे, यहूदी बच्चे, अन्य जो संकटग्रस्त बच्चे थे, उनको भारत में स्थान दिया था, आश्रय स्थल में रखा था। इसलिए वहाँ पर इनको काफ़ी मान्यता मिली हुई है। आपको बता दें कि वर्ष 2024 भारत पोलैंड राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ भी है, जो कि 1954 में स्थापित हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में पोलैंड का दौरा किया था। पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो पोलैंड का दौरा किए थे। कब? 1955 में। और पहले वैसे भी थे। पोलैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क हैं। राष्ट्रपति कौन है? डूडा, सेबेस्टियन डूडा। प्रधानमंत्री ने पोलैंड में 3 स्मारकों का दौरा किया। गुड महाराजा स्क्वायर, जिनको डोबरी महाराजा भी कहते हैं, इनको गुड महाराजा के नाम से वहां पर जाना जाता है। जाम साहब दिग्विजय सिंह, इनका दरअसल इन्हीं को गुड महाराजा कहा जाता है। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय आश्रय स्थल खोले थे वहाँ के प्रभावित बच्चों के लिए। इसके अलावा कोल्हापुर स्मारक, जाम साहब दिग्विजय सिंह ने अनुकूल जलवायु के कारण पोलिस बच्चों को कोल्हापुर महाराष्ट्र में रखा था। मोंटे कैसीनो मेमोरियल, द्वितीय विश्व युद्ध में 300 से अधिक पुलिस सैनिक के श्रद्धांजलि स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। तो 3 इन स्थानों पर प्रधानमंत्री ने दौरा किया। कहाँ पर स्थित है तीनों? पोलैंड में। यूक्रेन की बात करें तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष ट्रेन रेल फोर्स 1 से पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे।
वर्ष 2023 में जो बाइडेन की यात्रा के बाद ही रेल फोर्स वन इस ट्रेन का नाम रख दिया गया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जिस हवाई जहाज से सफर करते हैं उसका नाम एयर फोर्स वन है, उसी की तर्ज पर इसका नाम रेल फोर्स वन रखा गया है। इस दौरान भारत और यूक्रेन के मध्य 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। राजधानी यूक्रेन की कीव है, मुद्रा है रिवन्या। ओएसिस ऑफ पीस पार्क जो कि यूक्रेन में स्थित है, वहां पर महात्मा गांधी का स्टैच्यू है, जहां पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 4 भीष्म क्यूब, आरोग्य मैत्री क्यूब जो कि दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, भारत में रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों की संयुक्त पहल है। इसको उपहार स्वरूप यूक्रेन को प्रधानमंत्री ने दिया। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। मुद्रा क्या है? यूक्रेन की रेवेन्यू है। वहीं पोलैंड की जो मुद्रा है ज्लॉटी है। याद रखिए, ये सब मिलान करने के लिए प्रीलिम्स में आते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विभिन्न ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक के साथ विश्व स्तर पर भारत को हॉकी का सिरमौर बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। इस बार की जो थीम रखी गई है, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। दरअसल 30 अगस्त 2001 में भारत सरकार के द्वारा पहली बार लघु उद्योग दिवस मनाया गया। ये ठीक 1 वर्ष पहले वर्ष 2000 में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित है, जब 30 अगस्त 2000 में भारत सरकार के द्वारा जो लघु उद्योग मंत्रालय था भारत सरकार का, छोटे व्यवसायों के लिए व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी हाल ही में। कुल बजट 28,602 करोड़ रुपए से इन स्मार्ट शहरों को विकास किया जाएगा। 8 शहर पहले ही विकास के चरण में है, पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, तो अब कुल 20 हो जाएंगे। इन 12 नयों में खुरपिया उत्तराखंड का, राजपुरा पटियाला पंजाब का, दिघी महाराष्ट्र का, आगरा और प्रयागराज ये दोनों उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा, आगरा और प्रयागराज। पलक्कड़ केरल, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल आंध्र प्रदेश, ओकार्थी आंध्र प्रदेश, जोधपुर पाली ये राजस्थान के शहर हैं। इन 12 को भी औद्योगिक स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इससे कम आयु की महिला का विवाह बाल विवाह माना जाएगा। प्रशांत द्वीप समूह फोरम वार्षिक बैठक इसकी हाल ही में नुकुआ लोका जो कि टोंगा में है प्रारंभ हुई। प्रशांत द्वीप समूह फोरम की बात करें, 1971 में इसको स्थापित किया गया था। 18 प्रशांत देशों का यह समूह है। इसका मुख्यालय फिजी की राजधानी सुआ में स्थित है। केवन पारेख एप्पल के नए सीएफओ मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाए गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में किस राज्य पर 1,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया? जो कचरे हैं, जो अपशिष्ट हैं, उनके खराब प्रबंधन के लिए, तो वह है पंजाब राज्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बायो ई3 मतलब ई से इकोनॉमी, ई से एनवायरनमेंट और ई से एम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। बस इतना, ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों सम्मिलित हैं इसमें। जय शाह बीसीसीआई के नए सचिव बन गए। बीसीसीआई के जो सचिव थे, आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल के अगले अध्यक्ष होंगे ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, उनकी जगह ये लेंगे। तो आईसीसी के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? जय शाह। अभी क्या है? ये बीसीसीआई के, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। आईसीसी भारत जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके अध्यक्ष ये चुन लिए गए हैं।
सार्क खोज व बचाव किट, सर्च एंड रेस्क्यू किट, जिसको सार्क कहा जा रहा है, क्या है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में सार्क का सफल परीक्षण किया गया। इसे आगरा स्थित ADRDE, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO की एक प्रयोगशाला है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। यह खोज और बचाव किट है जो कि सैन्य उपयोगों के लिए रखा गया है, इसको इसका विकास किया गया है। WHAP, व्हील्ड आर्म्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म, क्या है? व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हिंदी में इसको बोलेंगे पहिएदार बख्तरबंद उभयचर प्लेटफॉर्म। ठीक है। भारत का पहला WHAP वाहन हाल ही में CRPF के द्वारा दक्षिण कश्मीर में तैनात किया गया। इसका विकास DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा किया गया है। यह सड़क, दलदल, पानी, पहाड़, हर जगह जाने योग्य है। वाल्किरी अगली पीढ़ी का ड्रोन है जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है एक प्रकार का। हाल ही में अमेरिका के सैन्य बल ने हवाई युद्ध के लिए इसका अनावरण किया है, लॉन्च किया है, वाल्किरी। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का सातवां और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट, स्टील्थ यह जहाज है। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में इसको लॉन्च किया गया। तो यह प्रोजेक्ट 17A के तहत जो कुल 7 जहाज बनाए जाने थे, स्टील फ्रिगेट बनाए जाने थे, उसमें से अंतिम और सातवां है। इन 7 जहाजों में 4 का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। 3 का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया है। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS भारत की सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली है। DRDO के ADRDE प्रयोगशाला के द्वारा स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक पेरिस फ्रांस में आयोजित हो रहा है। 28 अगस्त से शुरू है, 8 सितंबर तक चलेगा। 8 सितंबर अर्थात 9 सितंबर को आपको इसके संबंध में सारे डाटा मिलेंगे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। ये भी पूछ सकता है नाम लेकर, अभी हाल ही में इस प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत DPR नामक ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने विकसित किए हैं? तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विकसित किए हैं। तो प्रॉम्प्ट क्या रहेगा? प्रोजेक्ट्स थर्मल की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल है। ड्रिप्स क्या है? पावर सेक्टर के लिए आपदा संसाधन सूची। वहीं जल विद्युत DPR, ये जल विद्युत से संबंधित है। विद्युत क्षेत्र में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए विद्युत मंत्रालय के द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक IBRD अमेजन पुनर्वनीकरण को वित्त पोषित करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड हाल ही में किस संस्था ने लॉन्च किया? विश्व बैंक ने लॉन्च किया। दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड है यह। नई दिल्ली में ऑनलाइन कट्टरपन से निपटने के लिए भारत और यूरोपीय संघ की सहमेजबानी में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसकी सहमेजबानी में? भारत और EU की। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। डंबूर बांध हाल ही में चर्चा में आया। त्रिपुरा में गुमटी नदी पर यह स्थित है। हाल ही में पूर्वी बांग्लादेश में जो बाढ़ आया, तो बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर आरोप लगाया, अर्थात इस नदी से बाढ़ के कारण बांग्लादेश में बाढ़ आई है, यह आरोप लगाया। गुमटी नदी की बात करें तो मेघना की सहायक नदी है। यह त्रिपुरा से शुरू होती है, वहाँ के किसी पर्वतमाला से निकलती है और बांग्लादेश में यह जाती है। नई दिल्ली सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? सॉरी, ये गोवा में किया गया है, नई दिल्ली में नहीं। ये आयोजन गोवा में किया गया है, यहाँ नई दिल्ली लिख दिया है। ये आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। ठीक है। डायना पुंडोले पुणे की शिक्षिका हैं।
चेन्नई में आयोजित एमआरएफ राष्ट्रीय महिला रेसिंग चैंपियनशिप, जो कि पहली चैंपियनशिप थी, इन्होंने जीती है, ये चर्चा में आई है। टेनेजर वन, यह एक उपग्रह है। मेथेन उत्सर्जन की निगरानी के लिए हाल ही में नासा के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? टेनेजर वन। कानू एक प्रकार का लाइब्रेरी है, प्रयोगशाला है। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हाल ही में की गई है। इसका अर्थ होता है सदाबहार जंगल। कर्नाटक के बीआर हिल्स में जनजाति स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजित हो रही है। इसमें टीम इवेंट में, जो कि मारू हाबा कप कहा जाता है जिसको, जापान ने स्वर्ण, भारत ने रजत पदक जीता है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित थी? मालदीव में। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित हुई। महिला पहलवानों ने जापान के वर्चस्व को तोड़ते हुए पहली बार टीम खिताब अर्थात स्वर्ण पदक जीता। भारत का स्कोर 185 अंक रहा, जापान का 146 अंक रहा। भारत ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक इस टूर्नामेंट में जीते। भारतीय पुरुष दल ने सिर्फ 2 पदक, जो कि कांस्य पदक थे, वो इसमें जीते। 25 से 29 अगस्त 2024 को विश्व जल सप्ताह मनाया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा 1991 से ही अगस्त माह में विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है, ब्रिजिंग बॉर्डर्स, सीमाओं को पाटना, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। कृष्ण गमन पथ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के द्वारा हाल ही में कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की गई। तो याद रखिएगा, किन 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, किन 2 राज्य सरकारों की योजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। उत्तर प्रदेश से हालांकि यह होकर जाएगी, मथुरा से जो कृष्ण भगवान चले थे, और राजस्थान के भरतपुर, कोटा, झालावाड़ होते हुए उज्जैन में महर्षि संदीपनी के आश्रम में उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की थी। इसी गमन पथ को कृष्ण गमन पथ कहा जा रहा है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार संयुक्त रूप से इसका विकास करेगी। यह मथुरा उत्तर प्रदेश से शुरू होकर उज्जैन मध्य प्रदेश तक जाएगी। आसना अरब सागर में आया चक्रवात है, गुजरात तट की तरफ बढ़ रहा है। रीसेट कार्यक्रम, खेल मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा सेवानिवृत्त एथलीटों के लिए खेल दिवस के अवसर पर रीसेट सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। बधवन या बधावन बंदरगाह पालघर जिला महाराष्ट्र में स्थित बंदरगाह है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसके एक पार्ट की हाल ही में शुरुआत की गई है। यह पूरी तरीके से 2030 में शुरू होगा। भारत का सबसे बड़ा गहरे जल का बंदरगाह बन जाएगा। ईस्टर्न एक्विन इंसेफ्लाइटिस हाल ही में काफी चर्चा में रहा, जो कि मस्तिष्क रोग, एक प्रकार से इसको मानसिक बीमारी के रूप में भी जाना जाता है, मस्तिष्क को खतरा पहुंचाने वाली बीमारी के रूप में जाना जाता है। यह एक वायरस जनित संक्रमण है। कोई टीका या विशिष्ट उपचार अभी तक इसका उपलब्ध नहीं है। धुलीखेल नेपाल में स्थित यह स्थान है। नेपाल का पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर इसको घोषित किया गया है। क्या नाम है? धुलीखेल। सैफ अंडर 20 फुटबॉल टूर्नामेंट हाल ही में पहली बार बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया, नेपाल को हराकर। किसने जीता? बांग्लादेश ने। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। दलित समुदाय से रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ बनने वाले यह पहले व्यक्ति हैं। कौन? सतीश कुमार। तेगबीर सिंह रोपड़ पंजाब का यह 5 वर्षीय बच्चा है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर इसने चढ़ाई की है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। तो यह चढ़ाई करने वाला सबसे युवा एशियाई व्यक्ति बन गया है तेगवीर सिंह। शान जापान में आया हुआ हालिया में तूफान है, चक्रवात है। कुछ समय पूर्व एम्पिल नामक चक्रवात भी जापान में आया था। हेमा समिति किससे संबंधित है? तो न्यायमूर्ति हेमा की अध्यक्षता में मलयालम सिनेमा में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी जांच करने वाली समिति है।
जिसके द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न को उजागर किया गया है। हड़कंप मच गया है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हाल ही में। लद्दाख में 5 नए जिले घोषित हुए हैं। तो ये 5 जिले कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अब कुल 7 जिले हो जाएंगे लद्दाख में। सूडान, हैजा प्रकोप की हाल ही में सूडान में घोषणा की गई है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार हैजा से 300 से अधिक लोगों की मृत्यु सूडान में हो गई। राकेश पाल भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक हैं। इनका हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया। महिला टी20 विश्व कप 2024 सुरक्षा कारणों के चलते बांग्लादेश से यह टूर्नामेंट स्थानांतरित होकर यूएई चला गया है। अब यह टूर्नामेंट यूएई होगा। मारिया ब्रान्यास मोरेरा अमेरिकी महिला थीं। हाल ही में इनका निधन हो गया। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में इनका नाम दर्ज था। 117 वर्ष 168 दिन के ये थे जब इनकी मृत्यु हुई। गोविंद मोहन नए गृह सचिव बने हैं, अजय भल्ला की जगह लेंगे। टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव बने हैं जो कि राजीव गौबा का स्थान लेंगे। तो ये थी अगस्त माह के करंट अफेयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप। आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद।